चलिए आज हम लोग रिवीजन करते हैं, फटाफट रिवीजन करेंगे। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये ऐसे अनुच्छेद को लाया गया है जो हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसमें संविधान में जो 22 भाग है, 22 भाग में कुल मिलाकर के 395 आर्टिकल है। बीच बीच में क ख ग घ ऐसे करके जोड़ा गया है, तो वो कुल मिलाकर के 448 आर्टिकल बन गया है। लेकिन 396वां आर्टिकल नहीं है, मतलब मूल संविधान का जो आर्टिकल है उसको देखेंगे 395 है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। देखिए भाग 1 के अंदर आता है 4 गो अनुच्छेद। भाग 1 के अंदर कितने अनुच्छेद आते हैं? 4 गो। अब इसमें पहला अनुच्छेद है कि पहला अनुच्छेद में क्या बता रहा है कि भारत राज्यों का संघ है, तो ये पहला अनुच्छेद है। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है कि राज्य निर्माण या स्थापना, ये बाहरी राज्य को मिलाने की बात करता है। जैसे बाहर से कोई राज्य भारत में मिलना चाहता है या उसको मिलाना है तो उसको आर्टिकल 2 के तहत मिलाया जाएगा। आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 कहता है कि नाम क्षेत्र और निर्माण, नाम क्षेत्र और निर्माण, जैसे किसी राज्य का नाम चेंज करना है या उसके क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना है या राज्य को तोड़ करके राज्य बनाना है अपने ही देश में, तो हम आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे। लेकिन आर्टिकल 2 बाहरी क्षेत्रों को मिला करके राज्य स्थापना करने की बात करता है। आगे देखिए भाग 2 में, भाग 2 में 5 से 11 तक ये नागरिकता की बात की गई है। अब इस नागरिकता में देखिए कुछ आर्टिकल हैं जिसको हम लोग जानते हैं, जैसे 6-7 है। तो जैसे पाकिस्तान से भारत आने वाले जो नागरिक हैं उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, आर्टिकल 6 में बताया गया है। और भारत से पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता कैसे रद्द की जाएगी या दी जाएगी, वो 7 में बताया गया है। भाग 2 पूरा क्या है? नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 12 से 35 तक है, ये पूरा मौलिक अधिकार का बात बताता है। भाग 3 मौलिक अधिकार, ये पूरा याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, 1-2 आर्टिकल नहीं है। जैसे 14 से 18 तक समानता का अधिकार बताता है। भाग 4 जो है 36 से 51 तक, ये नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। नीति निर्देशक तत्व राज्य पर निर्भर होता है, राज्य को लागू करना होता है, राज्य की मर्जी पर होता है। तो इसमें भी 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल है, ये भाग 4 में कहा गया है। भाग 4 के क में या भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। अब देखिए यहां से राष्ट्रपति का आर्टिकल स्टार्ट होता है। राष्ट्रपति से कौन कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 52 में कहा गया है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के शक्ति और कार्य के बारे में बताया गया है आर्टिकल 53 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये 54 में निर्वाचन की बात करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में 54 में बताया गया है, तो इसे ध्यान रखना है। आर्टिकल 61 महाभियोग, आर्टिकल 61 महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति देता है। राष्ट्रपति को क्षमादान करने का शक्ति दिया गया है ये 72 में। और ये सैन्य न्यायालय से जो कोर्ट मार्शल किया हुआ है उसको भी माफ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं से भी मतलब या कार्रवाई चल रही है उसके दौरान भी ये माफ कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा विघटन या लोकसभा भंग करने का अधिकार प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति को दिया गया है, तो ये 85 में कहा गया है। अनुच्छेद 123 आर्टिकल राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं। अगर कोई सत्र नहीं चल रहा है, जैसे सदन में सत्र होता है, 3 गो सत्र चलता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, अगर नहीं चल रहा हो और इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें कानून ला सकते हैं राष्ट्रपति, उसी को ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ये अनुच्छेद 123 में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 143, देखिए अनुच्छेद 143 सलाह के बारे में बताया गया है। ये किसके सलाह के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है, तो ये सलाह देने के लिए बाध्य होंगे मतलब, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये अनुच्छेद 143 में कहा गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति से आर्टिकल जुड़े हुए हैं कुछ, उनको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। ये बहुत बार पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में है, तो ये 63 में दिया गया है। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे और उसके साथ साथ क्या होंगे? उपराष्ट्रपति भी होंगे। तो उपराष्ट्रपति के साथ साथ ये राज्यसभा के सभापति भी हो जाते हैं। प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ कुछ आर्टिकल को देख लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करने के लिए
मंत्री परिषद होनी चाहिए, मंत्री परिषद होगी और इसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो इसको कौन सा आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 74 में बताया गया है। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाएगी, अन्य मंत्री जो होंगे उनकी भी नियुक्ति की जाएगी। तो इसको ध्यान रखना है, आर्टिकल 75 कहता है। लेकिन प्रधानमंत्री का पद 74 में है, नियुक्ति इन लोगों का जितने भी है मंत्री परिषद इन लोगों का 75 में दिया गया है। संसद के बारे में कुछ अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसको देख लेते हैं। देखिए संसद जो है, संसद का गठन या संसद होगा भारत में, ये आर्टिकल 79 में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा होगी, एक सदन है, संसद का एक सदन है, हाउस है, जिसको राज्यसभा कहते हैं, उसके बारे में चर्चा किया गया 80 में। अनुच्छेद 81 में लोकसभा में चर्चा की, लोकसभा के बारे में बताया गया कि एक सदन ये भी होगा लोकसभा। तो 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। उसके बाद अनुच्छेद 100 अध्यक्ष निर्णायक मत देगा। आर्टिकल 100 बोलता है कि अध्यक्ष अपना जो होगा, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर, वो अपना निर्णायक मत देगा। कैसे देगा वो? जैसे टाई हो गया किसी विधेयक को लेकर के, या उस पर सहमति नहीं बन पा रही है, दोनों तरफ बराबर हो गया, तो वहां पे अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। अनुच्छेद 105 में देखिए, अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार है। संसद को कुछ ऐसा अधिकार दिया गया है, इसमें बताया गया है कि संसद अगर कुछ संसद में कुछ होता है, या मतलब कोई अध्यादेश लाया जाता है, या किसी भी तरीके का मतलब वोटिंग किया जाता है, तो वैसा मतलब जो कुछ भी होगा संसद में, उसके लिए न्यायालय में कोई मतलब कार्रवाई नहीं की जाएगी, न्यायालय के द्वारा कुछ हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये संसद को एक अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 108 धन विधेयक के बारे में बताया गया है। ये गलत दिया गया, इसमें 110 हो जाएगा, धन विधेयक 110 होगा यहाँ पे। 108 में बताया गया है, 108 में संयुक्त अधिवेशन, अगर किसी विधेयक पर विवाद होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो आर्टिकल 108 में किसकी बातें बताई गई है? संयुक्त अधिवेशन की। और धन विधेयक के बारे में 110 में बताया गया है। अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में बताया गया है। बजट को बजट नहीं लिखा गया है, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसे लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बताया गया है। अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान की बातें बताई गई है, लेखा अनुदान 116 में बताया गया है। 117 में वित्त विधेयक के बारे में चर्चा किया गया है। वित्त विधेयक देखिए, वित्त विधेयक आर्टिकल 112 में मिलेगा वित्त विधेयक, लेकिन उसकी चर्चा जो होगी वित्त विधेयक की चर्चा, ये आर्टिकल 117 में मिल जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 117 अनुच्छेद ये वित्त विधेयक से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय से देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से कौन कौन से आर्टिकल है, ये सारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय का पूरा संरचना के बारे में बताया गया है, गठन के बारे में बताया गया है। 131 में ये कहा गया है मूल आरंभिक अधिकार, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के कुछ आरंभिक अधिकार हैं, जैसे फंडामेंटल राइट पब्लिक को कुछ दिया गया है मूल अधिकार, वैसे सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपना मूल अधिकार है कि जैसे कोई मामला होगा तो उसको पहले सुनवाई करना है, जैसे राज्य के बीच विवाद चल रहा है, राज्य और केंद्र के बीच विवाद चल रहा है, तो वो सब मूल अधिकार में आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में आते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 137 में कहा गया है, अनुच्छेद 137 में कि न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है कि अपने डिसीजन पर फिर से निर्णय ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये अनुच्छेद 137 में कहा गया है कि अपने डिसीजन पर फिर से निर्णय कौन ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। देखिए 143 कहता है कि इसके पहले जो मैंने बताया कि 143 में सलाह मांगने की मतलब बातें बताई गई है। राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, और ये सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। आर्टिकल 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना सलाह मांगेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होंगे वो अपना सलाह देंगे, लेकिन बाध्य नहीं होंगे राष्ट्रपति उसको मानने के लिए। महान्यायवादी से देख लेते हैं, महान्यायवादी या कैग। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में इनका एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 76। अनुच्छेद 76 में बता दिया गया सारा कुछ। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये सरकार के वकील के रूप में काम करते हैं, भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 148 में कैग के बारे में बताया गया है। कैग जो होता है पूरे भारत का हिसाब किताब रखता है, खर्च का ब्यौरा हिसाब किताब रखता है, वो कैग होता है। कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल होता है ये। आर्टिकल 148 में बताया गया है। इनका पूरा आर्टिकल पूरा जो इनका कर्तव्य है वो 148 से लेकर के 151 तक में ये बता दिया गया है। मतलब कैग से संबंधित जो आर्टिकल है वो 148 से 151 तक है।
लेकिन हम लोग मुख्य मुख्य आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, राज्यपाल से जुड़ा हुआ कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। देखिए, राज्यपाल में सबसे पहले आर्टिकल आता है 152। 152 में राज्य की परिभाषा के बारे में बता दिया गया है। राज्यपाल और राज्य की परिभाषा जो होगी उसको बता दिया गया है 152 में। अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्यों के लिए मतलब एक स्थापना किया जाएगा, राज्यों की स्थापना के लिए राज्यपाल का। तो ये इस तरीके से बताया गया है। आर्टिकल 154 कहता है कि इनको कुछ शक्ति दी गई है। राज्यपाल की जितनी भी शक्तियां हैं वो आर्टिकल 154 में दिया गया है। आर्टिकल 155 में निर्वाचन की बातें बताई गई है। निर्वाचन इनका नहीं होता है, इनका नियुक्ति होता है। इनका नियुक्ति का बात बता दिया गया है कि इनका नियुक्ति कैसे किया जाएगा। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना ये निर्भर रहते हैं। उसके बाद देखिए, अनुच्छेद 161 में जैसे राष्ट्रपति को कुछ क्षमादान की शक्ति दी गई थी राष्ट्रपति को, वैसे ही राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 61 में। ये भी कुछ माफ कर सकते हैं, जैसे फांसी की सजा नहीं माफ कर सकते हैं, फांसी की सजा नहीं माफ कर सकते हैं, लेकिन दंड को माफ कर सकते हैं। ये इनको कुछ पावर दिया गया है। तो ये आर्टिकल 161 में दिया गया है। अनुच्छेद 163 में मंत्री परिषद की बातें बताई गई है। मंत्री परिषद होगी, जैसे 74 में बताया गया था कि केंद्र में मंत्री परिषद होगी, वैसे ही राज्य में मंत्री परिषद के बारे में अनुच्छेद 163 में बताया गया है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है। मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद जितने भी मंत्री परिषद में मंत्री लोग होंगे, मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाएगी, इन लोगों की भी नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की बात की गई है। जैसे आर्टिकल 76 में बात किया गया था, 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था, वैसे ही राज्य में भी एडवोकेट जनरल होगा महाधिवक्ता। तो ये 165 में कहा गया है। राज्य विधानमंडल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि राज्य विधानमंडल से कौन कौन से आर्टिकल है। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के बारे में बताया गया है कि जैसे केंद्र में एक संसद है, केंद्र के लिए एक संसद है, वैसे ही राज्य के लिए क्या है, विधानमंडल है। कानून बनाती है विधानमंडल, जैसे संसद बनाती है केंद्र में, वैसे ही राज्य में विधानमंडल। केंद्र में जैसे उसके 2 सदन थे, संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही विधानमंडल के भी 2 सदन होंगे, विधान परिषद और विधानसभा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में विधान परिषद होगा, कुछ राज्यों में विधान परिषद है। इसमें अनुच्छेद 168 में बताया गया है। अनुच्छेद 170, देखिए 169 बीच में आएगा। 169 को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे विधान परिषद का गठन होगा। विधान परिषद, उसके बारे में बताया गया कि विधान परिषद कैसे राज्य में बनती है और कैसे उसको खत्म किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना के बारे में बताता है, संरचना विधानसभा की कैसी होगी उसके बारे में बताता है ये। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना बताता है। देखिए ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। 169 में कहा गया है ना कि विधान परिषद का कैसे मतलब संरचना मतलब सृजन होगा, उसका गठन कैसे किया जाएगा और इसको खत्म करने का प्रावधान बताया गया है 169 में। लेकिन 171 में इनकी संरचना के बारे में बता दिया गया है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। हाई कोर्ट से कुछ आर्टिकल जुड़ा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। देखिए हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए मतलब सभी राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 214 में। इनकी गठन की बात की गई है 216 में कि हाई कोर्ट का गठन कैसे किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 216 में। अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उच्च न्यायालय हैं हमारे देश में जिसमें 1 से अधिक राज्य भी हैं, 2 से ज्यादा भी राज्य आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ले सकते हैं, उसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड ये सब आ जाते हैं। तो ये अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य में एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। केंद्र और राज्य संबंध से कुछ आर्टिकल है। केंद्र और राज्य संबंध से देखिए अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची पर देखिए 249 और 250 ये दोनों इंपोर्टेंट है। 249 कहता है कि राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन कब, जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे तब। ये आर्टिकल 249 में कहा गया है। लेकिन आर्टिकल 250 कहता है कि आपातकाल अगर लग जाती है देश में, आपातकाल में, तो आपातकाल में अपने आप केंद्र सरकार मतलब कानून बना सकती है। वहां पर राज्यसभा को कोई 2/3 बहुमत से पारित नहीं करना होगा। तो ये बात दोनों में बताई गई है।
आर्टिकल 249 में अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो वहां पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। और 250 आर्टिकल में कहा गया है कि अगर आपातकाल लग जाता है तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकती है। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद को लेकर बताया गया है कि नदी जल विवाद हो जाता है दो राज्यों या अधिक राज्यों के बीच में, तो वहां पर एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा उसको सुलझाने के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 262 जो है ये नदी जल विवाद से जुड़ा हुआ है। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की बात की गई है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद 263 को ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 266 संचित निधि के बारे में बताया गया है। संचित निधि जहां से वेतन दिए जाते हैं, अधिकारियों को वेतन दिए जाते हैं, वो सब क्या है, ये आर्टिकल 266 है। या जहां पर राजकोष जमा होता है, जैसे टैक्स वैक्स वसूल करके जहां पे जमा किया जाता है उसको संचित निधि कहा जाता है। उसके बाद एक होता है आर्टिकल 267, ये 66 था, ये 67 है। 67 में आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि कहने का मतलब कि शुरुआत में विनियोग विधेयक के द्वारा कोई पैसा वैसा निकालना होता है, अगर फंड से संचित निधि से पैसा निकालना होता है तो विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। विनियोग विधेयक लाएंगे तब जाकर के पैसा है, तो इसमें बड़ा मतलब तामझाम होता है। तो अगर जरूरी पड़ गया, अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से कंटीजेंसी फंड से पैसा निकाल सकता है। ये अनुच्छेद 267 में बताया गया है। आर्टिकल 280 में देखिए, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन की बात की गई है कि केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त बंटवारा को लेकर के एक आयोग होगा। हर 5 साल पे इसका गठन राष्ट्रपति करेंगे। ये आर्टिकल 280 में बताया गया है। अनुच्छेद 312 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए बताया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाएगा और इसका विस्तार करने का अधिकार राज्यसभा को दिया गया है। जैसे आईएएस हो गया, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, और इसके बाद भी अगर कोई आगे पद लाना होगा ये अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, तो वो उसके लिए राज्यसभा ला सकती है। राज्यसभा को इसमें कुछ अधिक पावर दिया गया है। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, कितने अध्यक्ष होंगे, क्या होंगे, ये सब बताया गया है अनुच्छेद 312। ये पूरा यूपीएससी से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 330। ये एससी एसटी आंग्ल भारतीय से जुड़ा हुआ है। देखिए अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में आरक्षण है एससी एसटी के लिए। एससी एसटी के सीटों के लिए लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 30 में बताया गया है। आर्टिकल 332 में विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण की बातें की गई है। तो आर्टिकल 330 में दिया गया है लोकसभा में एससी एसटी आरक्षण, और आर्टिकल 332 में दिया गया है विधानसभा में। अनुच्छेद 335 में सेवाओं पद मतलब विशेष आरक्षण दिया गया है। सेवाओं में पद पर या पदोन्नति के लिए विशेष आरक्षण दिया गया है आर्टिकल 335 में। अगला है अनुच्छेद 338। देखिए अनुच्छेद 338 में एससी के लिए आयोग बनेगा। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट। एससी के लिए एक आयोग बनेगा, ये बताया गया है आर्टिकल 338 में। 338 के ए में एसटी के लिए वो आयोग होगा। एसटी आयोग जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये एसटी आयोग हो जाएगा ये। उसके बाद अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन का चुनाव करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। मतलब 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अब तो इसको खत्म कर दिया गया है। 2019 से इसको समाप्त कर दिया गया है। अब 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं होता है। तो ये आर्टिकल 331 में दिया गया है। अनुच्छेद 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन का गठन, ये लोकसभा में है और ये विधानसभा में एंग्लो इंडियन का गठन है। अनुच्छेद 333 राज्यपाल के द्वारा ये चुना जाता है इसमें, और इसमें राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता था। अनुच्छेद 340 में ओबीसी आयोग की बात की गई है। ओबीसी के लिए भी एक आयोग होगा। देख लीजिए 3 गो, एससी के लिए 338 में, 338 के ए में एसटी के लिए, और 340 आर्टिकल में ओबीसी के लिए एक आयोग बनेगा। इसकी बातें की गई है। राजभाषा से देख लेते हैं। राजभाषा से 343 से 351 तक है राजभाषा, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी भाषा हमारी और लिपि होगी देवनागरी। ये राजभाषा के बारे में बताया गया है। हिंदी हमारी राजभाषा है। इसके लिए बैठक जो किया गया था 14 सितंबर 1949 को किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपात उपबंध से 3 आर्टिकल है, इसको देख लेते हैं। आपातकाल से देखिए अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। नेशनल इमरजेंसी जो लगेगा 352 में बात की गई है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई। राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है।
और सारा पावर राज्यपाल के हाथ में चला जाता है, तो उसको राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की बातें की गई है। वित्तीय आपातकाल मतलब फिनेंशियल इमरजेंसी। अगर देश बुरी तरीके से संकट में फंस जाता है, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, या हो सकता है कि ऐसी कोई मतलब हो जाती है, ऐसा संकट में आ जाता है जहां पर वित्तीय संकट हो, तो उसको बताया गया है कि मतलब आर्टिकल 360 लगा दिया जाता है। तो यहीं तक हमारा आर्टिकल था। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।